फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल को पढ़ लिया था। ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति, वैदिक कालीन स्रोत और ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान, ये सब टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज के टॉपिक में हम ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन धर्म तथा ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे कि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते तो हम इनको कैसे करना है हमें, और कैसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम ऋग्वैदिक कालीन समाज को ऋग्वैदिक कालीन समाज को देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन धर्म को देखेंगे, किसके अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है, तो हम इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कराने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ये कोर्स करा सकें आप। मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लिखेंगे, किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, इनमें कौन कौन सी हेडिंग आपको पढ़ना है। तो जो इससे रिलेटेड जो आपको बड़े नोट्स हैं, जैसे जो मैं ये आपको टॉपिक आज से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ये कोर्स कवर करना है, तो इससे रिलेटेड जो आपको जो डिस्क्रिप्टेड मिलेगा वो डिस्क्रिप्ट आपको सारे हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, या फिर आप जो भी नोट्स से पढ़ते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि उन नोट्स में चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो पूरी इंट्रो से लेके जो कंक्लूज़न तक जो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ये आपको हमारे नोट्स में अवेलेबल होंगे, जो आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो अभी मैं आपको केवल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म का क्वेश्चन हमेशा आता है। 11 मार्कर में अभी तक पूछा जाता था। यदि 6 मार्कर में पूछा जाता है तो 6 मार्कर में जो आपके सामने जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको पूरा जो करते हुए लिख देना है। बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, मानवकृतिक प्रकृति, यथार्थवाद, इहलोकवाद, इस तरीके से आपको अब ऋग्वैदिक धर्म को समझा देना है 6 मार्कर में। आप 6 मार्कर, वो 5 मार्कर में आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यदि ये क्वेश्चन 11 मार्कर में आता है तो आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक कॉमन इंट्रो लिखाया था कि कॉमन इंट्रो क्या था। तो मैंने आपको ये देखिए ऊपर इंट्रो करके लिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये इंट्रो लिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये इंट्रो है। तो वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित एक, ठीक है ना, ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा एक विकसित ग्रामीण सभ्यता। तो आप इंट्रो पहले, जैसे आप ऋग्वैदिक कालीन आपसे धर्म पूछा यार, तो आप वैदिक सभ्यता की जगह आप ऋग्वैदिक सभ्यता लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। फिर मैंने इसके क्षेत्र बता दिए थे कि ये कौन से क्षेत्र में थे। तो आप बता सकते हैं कि अफगानिस्तान तथा भारत में सप्त सैंधव क्षेत्र में ये इनका निवास था। तो इस तरीके से आप इस इंट्रो को लिख सकते हैं। फिर इस इंट्रो के बाद में आपको चालू करना है, आप एक चार्ट बना सकते हैं जिनमें आप ये बहुदेववाद जो लिखा हुआ है, ये सर्वेश्वरवाद लिखा है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको डिस्क्रिप्ट करना है, इनको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि बहुदेववाद होता क्या है, सर्वेश्वरवाद होता क्या है, मानवकृतिक प्रकृति क्या होती है, यथार्थवाद क्या होता है, इहलोकवाद क्या होता है। ठीक है, और जो हमारे नोट्स हैं जो अभी प्रिंटिंग इनकी चल रही है, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पा रहा है, तो उनमें और जो आपको अपडेटेड चीज़ होगी वो नोट्स में आपको मिल जाएगी। कि यदि मुझे लगता है कोई हेडिंग जो है मैं पिछले नोट्स में छूट गया मेरा, तो मैं उसमें ऐड करने की कोशिश की है मैं, तो उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म। तो हम देखते हैं बहुदेववाद। तो ऋग्वैदिक काल था, इसमें बहुदेववाद देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, ये 33 से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं। इनके जो देवता होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अग्नि की पूजा करते हैं, या पृथ्वी की पूजा करते हैं, या आकाश की पूजा करते हैं। साथ ही इंद्र जैसे देवता जो है, इंद्र जैसे देवता का भी इसमें मिलता है। वरुण जैसे देवताओं की भी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि वरुण भी कोई देवता थे। ठीक ना, साथ ही इसमें कई प्रकार की देवियों का भी उल्लेख है ऋग्वेद में। निशा, उषा, अदिति जैसी देवियाँ भी हैं। जो पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये लोग बहुदेववादी थे। बहुत सारे यहाँ पे क्या कहते हैं देवता थे ऋग्वैदिक काल में। फिर देखते हैं दूसरी हेडिंग सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का मतलब है कि सभी जगह ईश्वर का निवास समझते थे ये लोग कि भाई हर जगह ईश्वर है, हर चीज़ में ईश्वर है,
ठीक है। प्रकृति में भी ये लोग क्या कहते हैं, ईश्वर को देखते थे, भाई ईश्वर है प्रकृति में भी, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वेश्वरवाद। फिर मानवकृतिक प्रकृति। अब जो ऋग्वैदिक धर्म था उसमें देवताओं की रचना जो थी वो मानव के सर्वोच्च गुणों तथा प्रकृति के तत्वों को आरोपित करके उनकी रचना की गई थी, या उनमें उस तरीके के गुण थे। जैसे इंद्र थे, ठीक ना, तो इंद्र को बारिश का देवता बोलते थे। वरुण थे, उनको जल का देवता बोलते थे, ठीक है ना। और नैतिक व्यवस्था के संचालक भी बोलते थे वरुण को। तो इस तरीके से आपको सर्वेश्वरवाद में ये चीज़ आप लिखेंगे। फिर हम देखेंगे यथार्थवादी प्रकृति, ठीक है ना। तो यथार्थवाद का मतलब होता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मेन मकसद था कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं। उनका मतलब था कि हम भौतिक उन्नति के लिए पूजा कर रहे हैं। वो ज़्यादा कर्मकांड या पाखंड नहीं करते थे कि हम भाई बहुत ज़्यादा भक्त हैं या हमें भक्ति चाहिए। तो उनका यथार्थवादी स्वरूप था कि भाई हम पूजा कर रहे हैं तो भाई सीधी बात है कि हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर धन धान्य हो, आरोग्य रहें हम, ठीक है ना, भौतिक उन्नति हो हमारी। तो इस वजह से पूजा करते हैं। यथार्थवाद भी ऋग्वैदिक कालीन धर्म का एक गुण है। फिर हम देखते हैं या आता है इहलोकवाद, ये ई हा ला, ठीक है ना, इस तरह से इहलोकवाद ये लिखा हुआ है। तो इहलोकवाद जो है इसके नीचे मैंने स्तुति वंदना लिखा हुआ है। तो इहलोकवाद का मतलब होता है कि ये लोग केवल स्तुति वंदना करते थे। ऋग्वेद में आपको बहुत सारी स्तुति वंदना मिल जाएंगी। ऋग्वेद में आपको काफ़ी सारी स्तुति वंदना मिल जाएंगी, क्योंकि ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ऋग्वेद कलम पढ़ चुके हैं। तो ऋग्वेद में आपको बहुत सारी स्तुति वंदनाएँ मिल जाएंगी। इसमें यज्ञ नहीं था, कर्मकांड नहीं थे। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये पूरी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पूरी प्रकृति हमें चेंज दिखेगी। हम देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे यज्ञ आ गए, कर्मकांड आ गए, बलि देने दी जाने लगी। जबकि ऋग्वैदिक काल में केवल क्या है, इहलोकवादी प्रकृति है। ये लोग ज़्यादा उसमें नहीं, केवल स्तुति वंदना करते हैं और स्तुति वंदना से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है ऋग्वैदिक कालीन समाज की। ऋग्वैदिक कालीन समाज क्या था। तो यदि ये 6 मार्कर में आए तो आपको इस तरीके से लिख देना। 6 मार्कर ये लिखा ही हुआ है, समझ लो आपके सामने 6 मार्कर लिखा है, या सॉरी 6 मार्कर बोल रहा हूँ, 5 मार्कर लिखा हुआ है। ये 5 से 6 लाइन का जो आपको लिखने के लिए आएगा, 5 मार्कर। अब ये ऋग्वैदिक कालीन का समाज आता है यदि 11 मार्कर में, तो आपको इस तरीके से इंट्रो लिख देना है। मैंने इंट्रो आपको ऊपर लिखा चुका हूँ। इंट्रो आज इस नोट्स में मैंने आपको लिख के बता दिया कि इंट्रो ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद आपको चालू करना है वर्ण व्यवस्था, पितृसत्तात्मक समाज, स्त्रियों की स्थिति, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको आपको चालू करना है, ठीक। तो इंट्रो कर देंगे, फिर वर्ण व्यवस्था कर देंगे, फिर पितृसत्तात्मक समाज, फिर स्त्रियों की स्थिति, फिर समता मूलक समाज, फिर कबीलाई मान्यताएं। यहाँ पर कबीलाई लिखा जो है, यहाँ पे इसके आगे आप मान्यताएं कर लिए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कबीलाई मान्यताएं। फिर संयुक्त परिवार, वेशभूषा, खान पान। जो खान पान वेशभूषा जो है ना, ये जो कुछ ऐसी हेडिंग है, और स्त्रियों की स्थिति, ये कुछ ऐसी हेडिंग है जो आपको क्या कहते हैं हर जगह आपको देखना है। वर्ण व्यवस्था भी एक ऐसी हेडिंग है जो आप हर उसमें लिखेंगे, कॉमन हेडिंग है। इस तरीके से क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन याद हो जाता है। आप कोई भी काल देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे, मौर्योत्तर काल देखेंगे, हर्षवर्धन काल देखेंगे, मुगल काल देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे, ठीक है ना। कोई भी काल देखेंगे आप, राजपूत काल देखेंगे, सूक्त काल देखेंगे, कोई भी काल आप देखेंगे, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा जितने सारे काल हैं। बहुत लेंदी कोर्स है, आपको मैं बता दूँ कि मैं आपको इसका पूरा नोट्स यदि मैं लिखाता हूँ, यदि मैंने एक पेज में आपको ये ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन धर्म कर दिया। अब यदि मैं इस नोट्स को खुद टाइप करूं तो इसे कम से कम 4 से 5 पेज में इसकी ये सारी हेडिंगें जाने वाली हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि अब हमें जल्दी जल्दी कोर्स करना है तो जल्दी में आपको ये समझाना भी है। इससे रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ग्रुप में, तो आप उन संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास जो नोट्स बने रखे हैं, आप जो उनसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो उनके नोट्स को भी देख लीजिए आप, उसमें ये सब चीज़ें दी गई या नहीं दी गई, ठीक। तो अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज हम पढ़ रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। तो भैया वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था कौन सी वर्ण व्यवस्था थी। आज के ज़माने हम देखते हैं जातिगत वर्ण व्यवस्था, कि भाई तुम बनिया हो, तुम दुकान का काम करोगे, ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये काम करोगे, पूजा पाठ का काम करो। इस तरीके की हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। ये जातिगत वर्ण व्यवस्था हो जाती है। जातिगत वर्ण व्यवस्था नहीं थी ऋग्वैदिक कालीन समाज में, जातिगत वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि वहाँ पर एक कथन आता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की पीसती हैं या आटा पीसती हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई एक ही परिवार के कई लोग थे, एक ही परिवार के सारे लोग थे, वो अलग अलग काम करते थे, ठीक है ना। कोई जिसको झाड़ू लगाना वो झाड़ू लगा ले, किसी को भाई दुकान खोलना दुकान खोल ले, किसी को भाई लिखा पढ़ी करना लिखा पढ़ी कर ले, किसी को पूजा करना पूजा कर ले,
ठीक है ना, जिसको जो जैसा काम भाई, लेकिन वो एक ही परिवार के होते थे, वो जाति नहीं होती थी, वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था कहलाती थी। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जो है, इसके सपोर्टर तो गांधी जी भी हैं। गांधी गांधी जी की कई लोग आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि भाई गांधी जी वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे। तो वर्ण व्यवस्था, कौन सी वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे? वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे। उनका ये कहना था कि आप जिस परिवार से आते हैं, आपका जो पारिवारिक पेशा है, यदि आप उसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि आप नहीं चाहते उसको करना, आप पारिवारिक पेशे को अपना नहीं अपनाना चाहते, तो गांधी जी ये नहीं कहते थे कि आप यही करो। वो कहते थे कि आपको जौन सा जो करना आप वो करें, आपको पढ़ाई लिखाई करो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप कुछ करो, ठीक है। लेकिन उनका ये मानना था कि पारिवारिक पेशा उसको आगे आदमी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। तो वो इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था, वो जातिगत वर्ण व्यवस्था के वो नहीं थे। तो वो गांधी जी का काम। फिर पितृसत्तात्मक समाज, अगली हेडिंग है पितृसत्तात्मक समाज। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है ना। तो पुरुषवादी समाज था, पुरुषों की चलती थी। फिर स्त्रियों की स्थिति देखते हैं हम, तो स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, ठीक है ना। उनको यज्ञ करने मिलता था, उनको शिक्षा का अधिकार था, और कई सारी स्त्रियां जैसे लोक मुद्रा आदि कई सारी स्त्रियां हुई हैं, अपाला, घोषा, लोक मुद्रा, विश्वधारा, ये सब कुछ स्त्रियां हैं जो ऋग्वैदिक काल में इनकी चर्चा मिलती है, ठीक है ना। उनको राजनीतिक संस्थाएं जो विधत विधत जो होती थी संस्थाएं, जो मैंने आपको लिखाई हैं पिछले उसमें, राजनीति में ऋग्वैदिक कालीन राजनीति ने बताया आपको, विधत एक संस्था होती थी, तो उनमें भी वो जा सकती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। जब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। तो अभी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति ठीक है, ठीक है। फिर हम अगली हेडिंग देते हैं कि समतामूलक समाज था, ठीक है ना। सभी को समानता का अधिकार था। समतामूलक समाज में कुछ ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था, ठीक है ना। कोई किसी भी प्रकार का पेशा अपनाए, ठीक है, उसे छुआछूत वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम कबीलाई मान्यता। यहाँ पर कबीलाई अकेला लिखा है, यहाँ पर ये कबीलाई मान्यताएँ, ठीक है ना। तो ये जो हेडिंग है ये कबीलाई मान्यताएँ, यहाँ पर लिखना है, मान्यता लिख लेना आगे आप। तो कबीलाई मान्यताएँ भी थी कई प्रकार की, ठीक है। जैसे नियोग प्रथा, बहुपतित्व, ये सब क्या थी? कबीलाई मान्यताएं थी, बहुपतित्व, ठीक है ना। तो नियोग और नियोग प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद में, पति यदि किसी महिला का पति खत्म हो जाता है तो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, ठीक है ना। बहुपत्नित्व था, बहुपत्नित्व तो अभी भी देखने को मिलता है, का मतलब मध्यकाल तक देखने को मिलता रहा। बाद में स्वतंत्र भारत में फिर ये सब चीज़ें बंद हो गई, कि बहुत मतलब 2 3 4 पत्नियां रहती थी, ठीक है। राजा महाराजा रखते थे, मुग़लों का हरम होता था, बहुत सारी औरतें रहती थी उसमें, तो इस प्रकार से। और बहुपतित्व भी था कि भाई एक स्त्री के कई सारे पति भी होते थे, ऐसा भी होता था, ठीक है ना। अब बहुपत्नित्व का उदाहरण हम देखते हैं, महाभारत काल देखते हैं। तो महाभारत काल एक अलग से हेडिंग है, हिस्ट्री में एक अलग से हेडिंग है, उसको ऋग्वैदिक काल में नहीं रखा था, लेकिन उसके आसपास का मनाता है, उसको अलग से काल दे दिया, महाभारत काल, रामायण काल, ऐसे अलग से। तो महाभारत काल में हम पांचाली को देखते हैं, पांचाली के 5 पति थे। तो इस प्रकार से एक इसको बोलते बहुपतित्व, ठीक है ना, कि एक स्त्री के 5 पति हैं, इसको बोलते हैं बहुपतित्व। 5 पति हैं एक स्त्री के, पांचाली। फिर संयुक्त परिवार, भैया संयुक्त परिवार था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था? संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, ठीक है ना। समाज में कई इकाइयों में बटा था, जैसे ग्राम, वृक्ष, जन, और सबसे छोटी इकाई थी परिवार, ठीक है ना। और जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, परिवारों के कई सारे लोग थे वो आपस में मिलकर रहते थे। वेशभूषा देखे तो ये सूती, और अब अगली हेडिंग है वेशभूषा। वेशभूषा ये सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठीक है ना। खान पान आप देखेंगे तो खान पान ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे उस टाइम पे। तो ये हो गया क्या हमारा खान पान, ठीक है ना। तो ये आपका ऋग्वैदिक कालीन समाज आपका ख़त्म हो गया। आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है ना, ऋग्वैदिक कालीन समाज से लेकर। तो आप एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें अगली हेडिंग है कि हमारी ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो हम ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था हमें करनी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये जो मैं कर रहा हूँ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन चीज़ों, इन सारे जो क्षेत्र हैं इनको आपको पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें आप ऐसे ही बांटेंगे। अर्थव्यवस्था, किसी भी काल की अर्थव्यवस्था पूछिए आपसे, महाजनपद कालीन अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, ठीक है ना। मौर्योत्तर कालीन पूछी जाती है, मौर्य काल की पूछी जाती है। फिर मौर्योत्तर कालीन में हम विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला भी पढ़ना है, हमें गांधार मूर्ति कला भी पढ़ेंगे हम, अमरावती
वाली मूर्तिकला भी पढ़ेंगे, हम चित्रकला भी पढ़ेंगे, जो जो जिस काल में फेमस होगा। हम उन मंदिर पढ़ेंगे पूरे नागर शैली, द्रविड़ शैली के उनमें क्या क्या विशेषताएँ थी, वो मैं आपको सब बताऊँगा, छोटे छोटे रूप में बताऊँगा। नोट्स में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे मिल जाएगा, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि ये, ठीक है ना, किस तरीके से करना है। तो प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं हम सबसे पहले। प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन आया 11 मार्कर में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको इंट्रो लिख देना है कि ऋग्वैदिक काल क्या था, ठीक है ना, और ऋग्वेद काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, या ऋग्वैदिक आर्यों का स्थान कहाँ था। इंट्रो के साथ में थोड़ा सा ही लिख देना, आप आधे पे से थोड़ा सा कम भी आपको भर आएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम देखेंगे कृषि। तो कृषि जो इनका था, वो कृषि जो इनका होता था वो द्वितीय व्यवसाय होता था, ठीक है ना। कृषि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, तो कृषि ऋग्वैदिक आर्यों का द्वितीय व्यवसाय था, मतलब ये द्वितीय व्यवसाय था, ये प्राथमिक तौर पर कृषि नहीं करते थे। बाद में अब उत्तर वैदिक काल हम जाते हैं तो भूमि की स्थिति में वृद्धि होती है, भूमि का महत्व में वृद्धि होती है। फिर कृषि जो होता है वो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख पेशा बन जाता है। तो पशुपालन, पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन, ठीक है ना। गाय घोड़े जैसे पशुओं को पालते थे आर्य जो थे ऋग्वैदिक कालीन आर्य, वो गाय घोड़े जैसे पशुओं को पालते थे। तो द्वितीय क्षेत्र हम देखते हैं धातु व्यवसाय, विभिन्न प्रकार के, जहाँ हमने देखा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र में धातु व्यवसाय जो है, विभिन्न प्रकार के ये धातुओं का उपयोग करते थे, विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग भी करते थे, विभिन्न प्रकार की धातुओं से संबंधित व्यवसाय भी करते थे। फिर वस्त्र भी निर्माण करते थे, वस्त्र का निर्माण, सूती ऊनी वस्त्रों का निर्माण करते थे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं मृदभांड निर्माण, ये मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन से प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे। गेरुआ रंगी जो मिट्टी के बर्तन थे, गेरुआ रंगी मृदभांड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यूज होते थे। तो इसका गेरुआ रंगी मृदभांड का ये लोग निर्माण करते थे। बड़ई कार्य भी एक अलग, एक और हेडिंग बना के यहाँ से आप लिख लेना, यहाँ पे बड़ई कार्य भी लिख लेना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। बड़ई कार्य, बड़ईगिरी का कार्य भी करते थे, लकड़ी का काम भी करते थे, समझ रहे। फिर हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में हम देखते हैं सबसे पहले परिवहन, फिर हम देखते हैं वाणिज्य और व्यापार। तो परिवहन जो था इनका, परिवहन जो तृतीय क्षेत्र में था, तो परिवहन के लिए स्थल और जलमार्ग दोनों का उपयोग करते थे ये लोग। इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती थी, इक्का गाड़ी को ही बैलगाड़ी बोलते हैं, तो ये इसका उपयोग करते थे, ठीक है ना। और वाणिज्य व्यापार जो इनका था, वो ये आपस में आपसी आंतरिक व्यापार करते थे, ठीक ना। ज़्यादा बाहर के देशों से इनका व्यापार नहीं था उस समय पर, ठीक है। और ये आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार करते थे आपस में, ठीक है ना। हम लास्ट में हमें कंक्लूजन दे सकते हैं जब हम ये लिख लेंगे तृतीय क्षेत्र। आप पहले इंट्रो लिखेंगे 11 मार्क का, फिर जैसा ये चार्ट मैंने बना रखा है, जैसा पूरा ये चार्ट जो मैंने बनाया ना यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा चार्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद इसको आप डिस्क्रिप्ट करेंगे, एक एक लाइन में डिस्क्रिप्ट करेंगे, आप 2 पेज में पहुँचेंगे इनको करते हुए। उसके बाद में आपको लिखना है कंक्लूजन, हल्का सा कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं किसी प्रकार। जैसे मैं लिखता हूँ कि इस प्रकार ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, ठीक ना, प्राक शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखलाई देती है, जो ऋग्वैदिक ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है, ठीक ना। प्राक शहरी है ये, मतलब समझ रहे ना, तो कि मतलब शुरुआती शहरी अवस्था होती है ना, जो जिसको बोलते ग्रामीण अवस्था, वो उसको उसमें दिखती है, ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। ज़्यादा व्यापार नहीं करते हैं, और ना इनकी कोई सिंधु घाटी सभ्यता जैसी इनकी बस्तियाँ रहती हैं, इस प्रकार से ये थी। तो आज की लेक्चर की समाप्ति यहीं पे करते हैं, धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चालू की, उन टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जो आपको आंसर, जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, वो मॉडल आंसर इस प्रकार से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो ड्राफ्टिंग के रूप में, ड्राफ्टिंग मतलब कि वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आप उनको आइडल मान सकते हैं, आप वहाँ जाके वैसे के वैसे लिख सकते हैं आप, या आपको उनके माध्यम से ऐसी उसमें आंसर, जैसे आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको जो मॉडल आंसर दिए जाते हैं वो जनरली ऐसे ही आंसर दे देते हैं कि वो कुछ भी उसमें लिख देते हैं। आप उनको, उनका मतलब होता है आपको केवल आंसर देना, ना वो उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, ना वो उसमें इंट्रो बताते हैं आपको कि इंट्रो आप लिख सकते हैं, ना उसमें वो कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको मॉडल आंसर मिलेंगे उसमें इंट्रो कंक्लूजन मिलेगा आपको, तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि हाँ यार ऐसा इंट्रो लिखा जा सकता है, हाँ यार ऐसा कंक्लूजन लिखा जा सकता है, मैं ऐसा कंक्लूजन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको फ्रेमिंग होगी, और किसी आंसर को किस तरीके से आप लिख सकते हैं, किस तरीके से आकर्षक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो वो भी आपको इनमें बताया गया है कि किस तरीके से आप उसकी डायमेंशन खोल सकते हैं। तो आप उन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप वो मॉडल आंसर की जो हमारी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, उनको जाकर भी आप देखें तो उनको आप उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से आंसर दिया जाता है। तो एक प्रकार से वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी सीधी आंसर राइटिंग की क्लास हो रही है, समझ लीजिए। तो आपको सीधी वो आंसर राइटिंग क्लास की कराई जा रही है, आपकी टेस्ट सीरीज भी हो रही है और आंसर राइटिंग क्लास भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो लोग नोट्स लेना चाहें उस नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नोट्स हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो नोट्स में भी आप देख सकते हैं, नोट्स के संग कर सकते हैं। और जो भी मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ वो आप उसके सारे वो आप हमें वो हमारे आप सारे नोट्स से आपको मिलेंगे कि आप देख सकते हैं कि नोट्स में वो सब चीज़ें दी होगी। और नोट्स में कुछ हम लोग अपडेट भी करेंगे कि जो चीज़ अब 2020 के हिसाब से अपडेट है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भाई जो बृहद स्नानागार है वो भी 5 नंबर में आ सकता है, 5 मार्कर में आ सकता है। अभी तक बृहद स्नानागार को 3 मार्कर में पड़ता है, लेकिन अब वो 2-3 लाइन ही तो बढ़ाना है, तो 5 मार्कर में भी दे सकता है। तो इस प्रकार की अपडेटेड चीज़ें उन नोट्स में आपको मिल जाएंगी, तो इस वजह से वो अपलोड हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। ओके।